अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्नफ़ीन की जानिब से तमाम हाज़रीन महफ़िल को ऑनलाइन सेशन में खुश आमदीद। आज हमने अपने सेशन में मोहतरमा बबली मलिक को दावत दी है। मौजूए गुफ्तगू है पाकिस्तानी मुआशरे में ख्वाजा सराओं को दरपेश मसाइल। मोहतरमा बबली मलिक का ताल्लुक़ रावलपिंडी शहर से है। वजूद एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो ट्रांसजेंडर्स के लिए काम करती है। आप इसकी बानी रुकन और एग्जेक्टिव डायरेक्टर हैं। मोहतरमा बबली मलिक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं और ख़ास तौर पर ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी के लिए उन्होंने बेतहाशा काम किया है। मिसाल के तौर पर HIV एड्स से तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान में आगाही प्रोग्राम्स कर रही हैं। इसके अलावा ट्रांसजेंडर्स के लिए लिटरेसी बढ़ाने के कई प्रोग्राम शुरू किए हैं। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के लिए पूरे पाकिस्तान से इनकी नॉमिनेशन हुई है और आप सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में वॉलंटियर की हैसियत से भी काम कर रही हैं। सन 2018 में पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी की प्रोटेक्शन के लिए एक्ट पास किया है, जिसके लिए उन्होंने सेनेटर मोहतरमा रुबीना खालिद और जनाब फरहतुल्ला बाबर के साथ मिलकर बहुत काम किया है और अब इस लॉ की इम्प्लीमेंटेशन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स के साथ मिलकर काम कर रही हैं। उन्होंने बैरून मुल्क ट्रांसजेंडर्स पर होने वाली कॉन्फ्रेंसेस में शिरकत की है और यूनाइटेड नेशन की तरफ से जेनेवा में ट्रांसजेंडर्स की होने वाली कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है। आज के सेशन की सदारत मोहतरम अजीज़ ख़ान करेंगे। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम बबली मलिक है। मैं ट्रांसजेंडर राइट एक्टिविस्ट हूँ, लोग ऐसे ही कहते हैं। और वजूद जो एक कम्युनिटी लेड ऑर्गेनाइजेशन है उसकी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ। वजूद का काम जिनसा है वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की एम्पावरमेंट, मेन स्ट्रीमिंग और हर उस चीज़ से रिलेट है जो कहीं ना कहीं मेरी कम्युनिटी को इज़्ज़त, आबरू और रिस्पेक्टेबल वे में जीने का हक देती है। आज बहुत सेंसिटिव इशू पे बात करते हैं। मौजू है ट्रांसजेंडर। पहले तो मुझे आज तक ये समझ नहीं आई कि मैं किसी मर्द और औरत से उसके होने का सबूत नहीं मांगती, लेकिन हर मर्द और औरत 90% लोग ऐसे हैं जो मुझसे मेरे होने का सबूत मांगते हैं। 6-6.25 फुट की मोटी, भारी, ऊंची, लंबी, चौड़ी मैं ट्रांसजेंडर वुमेन जो कहीं खड़ी हो तो दूर से नज़र आती है, लेकिन इसके बावजूद लोग मुझसे बात करते हैं कि तुम्हारा होना क्या है या तुम्हारा वजूद क्या है। 2009 जस्टिस इफ्तिखार चौधरी का दौर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब पहली दफ़ा ये पिटीशन दायर की गई कि थर्ड जेंडर CNSI बल्कि ट्रांसजेंडर CNSE को अप्रूव किया जाए और हमें हमारी शनाख्त दी जाए। शनाख्त तौर से पाकिस्तान में मिल गई। ग्रीन CNSE जैसा मेरे पास है वैसा आपके पास है, जो हक और हकूक़ आपके पास हैं वही मेरे पास है। जैसे आप कानून की पासदारी के लिए पाबंद हैं और कानून को मानने पे पाबंद हैं, वैसे ही मैं भी। लेकिन हमारे लोगों को एक अलहदा रख के देखा जाता है, सोचा जाता है और परखा जाता है। और बाज़ तो माशाल्लाह से बाशऊर, पढ़े लिखे, ऊंची सोच और समाज रखने वाले लोग जो हमें हमेशा जज करने की कोशिश करते हैं। जज करने का राइट जैसे मैं नहीं रखती कि मैं आपको जज करूं, ऐसे आपका सिविल सोसाइटी का जो बाशऊर माशरा है वो भी ये हक नहीं रखता कि वो मुझे जज करे। 2009 में मिलने वाली शनाख्त के बाद एक डिबेट शुरू हो गई और वो डिबेट थी ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में। ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट 2018। अब ज़रा इसको सोचिए, 2009 में हमें CNSE का राइट दे दिया गया और 2018 में ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट 2018 में आया।
इसका मतलब है 9 साल गवर्नमेंट को ये मानने में और सिविल सोसाइटी को ये समझने में लगे कि हम लोग भी इंसानी हकूक़ के हकदार हैं। बस सदे अफसोस, अजीब नहीं लगता कि मैंने लोगों से ये कहा कि मुझे तालीम का हक़ चाहिए, मुझे सेहत का हक़ चाहिए, मुझे जीने का हक़ चाहिए, मुझे आपके साथ बराबरी में रह के इज़्ज़त कमाने का हक़ चाहिए और मुझे इज़्ज़तदार तरीके से ज़िंदगी गुजारने का हक़ चाहिए। कैसी अजीब बहस है। CNAC मेरा ग्रीन है, उस पर फ्लैग गवर्नमेंट पाकिस्तान का है। वो मुझे तमाम ह्यूमन राइट्स जो मेरे फंडामेंटल राइट्स हैं उनका हक़ भी देता है। लेकिन फिर भी 9 साल का अरसा एक जद्दोजहद में रहा कि हाँ मानो हम हैं तख्लीक़ खुदा। फाइनली 2018 में एक्ट आ गया और अब उस एक्ट को एज अ मॉडल पाकिस्तान की तरफ से पूरी दुनिया में पेश किया जाता है और दुनिया को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया जाता है कि पाकिस्तान उन डेवलप्ड कंट्रीज़ में से है जो किसी भी जेंडर को रिकग्नाइज करते हैं और तमाम जेंडर्स की इज्जत करते हैं। एक्ट को मैंने जब देखा पढ़ा, क्योंकि मैं उसका हिस्सा भी रही, तो उसमें सबसे खूबसूरत बात थी सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी, कि मैं अपनी शनाख्त का तयन खुद करूँगी। मैं बताऊंगी कि मैं मर्द हूँ या मैं औरत हूँ। मुझे मेल ट्रांसजेंडर पर्सन में ऐड किया जाए या फीमेल ट्रांसजेंडर पर्सन में ऐड किया जाए, मुझे इसके लिए बिल्कुल आपकी तरह, जी हाँ बिल्कुल आप मर्द व ज़न की तरह किसी मेडिकल रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपने जिस्म के बारे में, अपनी सोच के बारे में, अपनी रूह के बारे में और अपनी जेंडर आइडेंटिटी के बारे में बहुत ज़्यादा बेहतर और मुकम्मल जानती हूँ। मेरा होना कई लोगों को खटकता है कि मेरी जो ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी है, जो मेरे लोग हैं, उनका होना दुनिया में उनको खटकता है। कभी आप सोचा है कि अगर मर्द और औरत से ही दुनिया मुकम्मल थी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुखन्नस, ख्वाजा असरा, इंटरसेक्स, ट्रांसजेंडर पर्सन, इनको तख्लीक क्यों किया? इसका बड़ा जामिया जवाब है और वो जवाब ये है कि दुनिया मुकम्मल नहीं थी सिर्फ मर्द व ज़न से। जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ढेरों ढेरों फूल पैदा किए, अब गुलाब का फूल जो सा है उसको बहुत ऊंचा मुकाम दिया गया है ना कि ये गुलाब का फूल है। तो क्या ज़रूरी था कि इतने खूबसूरत फूल के होते हुए और भी रंगों के फूल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तख्लीक फरमाते? लेकिन अल्लाह पाक ने उनको तख्लीक फरमाया इसलिए कि अकेला गुलाब का फूल दुनिया में शायद ना जचता। इसीलिए रंग बिरंगे फूलों की क्यारियाँ, रौनकें, बहारें लगा के मेरे पाक परवरदिगार ने इस कुर्राए अर्ज़ को हसीन, खूबसूरत और शादाब बनाया जो हमारी आँखों की ठंडक है। बिल्कुल इसी तरीके से इंसानियत के दर्जों में इंसान को तख्लीक किया, उसमें मर्द, औरत और ट्रांसजेंडर पर्सन्स आते हैं। फिर हमें कोई इतराज़ नहीं, कोई कहे मर्द है हम कहते हैं, कोई कहे औरत है हम कहती हैं, लेकिन अफसोस के साथ कि हम कहें हम हैं तो उस पर सवाल उठा दिए जाते हैं। कभी बात की जाती है हमारी जेंडर आइडेंटिटी की और कभी बात करते हैं हमारी बायोलॉजिकल आइडेंटिटी की। WHO 1970s में एक चैप्टर है WHO की बुक में ट्रांसजेंडर पर्सन और ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी के ऊपर, जिसमें वो लिखते हैं कि उन्होंने बारहा लोगों पे ये रिसर्च की और कई लोगों पे बहुत से मेडिकल तजर्बात किए, बहुत सी शॉक ट्रीटमेंट दी गई, बहुत सी ऐसी चीज़ें दी गई कि शायद ये
कोई मेंटल डिसऑर्डिया है या कोई जहनी इख्तरा है या कोई बीमारी है जो किसी ट्रीटमेंट या मेडिसिन से क्लियर हो जाए। ऐसी बात नहीं है। अगर ट्रांसजेंडर होना कोई जहनी बीमारी है तो मर्द और औरत होना तो उससे बड़ी भी जहनी बीमारी है, क्योंकि बात तो जेंडर आइडेंटिटी की है ना। अगर ट्रांसजेंडर पर्सन का जेंडर आइडेंटिटी मेंटल डिसऑर्डिया में आ सकता है तो फिर मर्द और औरत का भी आ सकता है, क्योंकि वो भी तो यही कहते हैं कि हमारा जेंडर ये है। लेकिन तजाद इस बात का है कि हमारे जेंडर के ऊपर बात करने के लिए लोगों के पास हज़ारों लाइनें हैं, लेकिन अपने जेंडर को डिस्कस करने के लिए मर्द और औरत के पास कोई लाइन मौजूद नहीं। हज़ारों खूबसूरत नाम जो आपका पढ़ा लिखा माशरा या आपका मुहज़्ज़ब माशरा मुझे देता है। हिजड़ा, खुसरा, जनखा, जनाना, छक्का, मामू, मूरत, यही प्यारे प्यारे खूबसूरत अल्फाज आप मुझे देते हैं। और इस सफ़र को चलते चलते शीमेल और शीमेल से ट्रांसजेंडर का वर्ड मिल गया। अजीब लगता है ना कि आप खुद ही हमारी शिनाख्त को पै दर पै बनाते हैं और तोड़ते हैं, फिर बनाते हैं और तोड़ते हैं, फिर बनाते हैं और तोड़ते हैं, और फाइनली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अनाउंस करती है ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट कि इनको भी इज्जत के साथ बुलाया जाए। लोग अक्सरियत से कहते हैं बबली वो फलां जगह पे हमने देखा वो लोग खुद ट्रांसजेंडर बन के फिर रहे थे। मुझे एक बात बताइए, किसी मर्द और औरत में हौसला है कि वो मेरी तरह सच धज के रंगीन कपड़ों में निकले और चौक में खड़ा होके लोगों की नज़रों में अपना तमाशा बने? वो तमाशा हम नहीं बनाते, आपकी निगाह बनाती है, आप लोगों की सोच बनाती है, वो सोच जिसका कोई वजूद नहीं है, वो रवायात जिनके पीछे कुछ हकीकतें नहीं हैं। सूरह लुक़मान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद फरमाते हैं कि माँ के पेट में क्या है ये सिर्फ मैं जानता हूँ, तुम्हें कोई नहीं बता सकता कि माँ के पेट में क्या है। अब अगर तर्जमे को आप पढ़ते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ा ज़ोर देकर कहा कि सिर्फ मैं जानता हूँ। अगर मेरे अल्फाज में कोई कमी पेशी है तो उसकी मैं आपसे माज़रत चाहती हूँ, क्योंकि मैं इस्लाम और इतनी रवायात और तर्जमों को इतना अच्छे तरीके से नहीं जानती। लेकिन जब मेरा मालिक कहता है कि सिर्फ मैं जानता हूँ, तो आप ज़रा इसको साइंस के तराजू में देखिए कि साइंस में जब औरत प्रेग्नेंट होती है, आप किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, अल्ट्रासाउंड होता है, तो वो गायनेकोलॉजिस्ट आपको बताती है कि आपके गर्भ में, आपके पेट में लड़का है या लड़की है। अब मेरा मालिक जो कहता है कि सिर्फ मैं जानता हूँ, वो बात कहाँ गई? इसको अब ज़रा यूं देखिए कि जिसको लड़का या लड़की आपकी मेडिकल साइंस डिक्लेयर करती है, उसकी जेंडर आइडेंटिटी उसकी बायोलॉजिकली आइडेंटिटी से टोटल ऑपोजिट है। ये राज सिर्फ मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास है कि जिसको बेटा समझ के माँ बाप मिठाइयाँ बांट रहे हैं या जिसको बेटी समझ के वो पाल रहे हैं, उसकी जेंडर आइडेंटिटी क्या है और उसके बढ़ती उम्र के साथ जो उसके जज्बात, ख्यालात, ख्वाहिशात या उसकी जो रख रखाव है, ज़िंदगी का तौर तरीका है, वो कैसा निकलेगा और किस तरह का निकलेगा, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जानते हैं। (2018) प्रोटेक्शन एक्ट जब बन रहा था ना, तो बहुत से उसमें लूप होल्स थे। लोग कहते थे कि ये क्या, वो क्या ज़रूरत है इस एक्ट की? क्यों? तो एक्ट की ज़रूरत थी
क्योंकि जब किसी ट्रांस वुमेन का रेप हो जाता था ना, ट्रांसजेंडर पर्सन का, तो उसको रेप कंसीडर ही नहीं किया जाता था, उसको तो एज अ फन लिया जाता था और ये कह के टाल दिया जाता था कि आपका तो रोज़ रूटीन का काम है। इसी तरीके से जब कोई दवाई लेने जाता था तो उसका मजाक उड़ाया जाता था, मर्दों की लाइन में खड़े हो जाओ, औरतों की लाइन में खड़े हो जाओ। तो उस शर्म के मारे, उस इंसल्ट के मारे, उस हुटिंग और बुलिंग के मारे लोगों ने डॉक्टर के पास जाना छोड़ दिया। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में मेरे लोगों का तमाशा, सिविल सोसाइटी के इज्जतदार मोहल्लों में रहने की ना इजाजत। मार्केट्स में जाएं तो बाल खींच रहे हैं, दुपट्टे खींच रहे हैं, ठीक है, धिक्के दे रहे हैं और फिर मूवीज बना के सोशल मीडिया पर डाल के इसको एंजॉय कर रहे हैं। आज भी आप देखें तो हम लाखों ऐसे वायलेशन केसेस देखते हैं सोशल मीडिया पे जो सिर्फ ट्रांसजेंडर पर्सन के साथ होते हैं। यहाँ बदलने की ज़रूरत है सोच को, यहाँ बदलने की ज़रूरत है नज़रिए को, यहाँ बदलने की ज़रूरत है आपके देखने के एंगल को। जब आप किसी को इज्जत देते हैं तो वो पलट के आपको इज्जत ही देता है। यहाँ पे तो जिसका दिल करता है हमारे घरों पे चढ़ दौड़ता है, घरों के दरवाजों को लाते मारता है और सारा इर्द गिर्द का मोहल्ला तमाशा देखता है, कोई उनकी मदद को नहीं आता। पढ़े लिखे माशरे में सच्चाई के बहुत से रूप हैं। अब वो बहुत से रूप हैं क्या? वो बहुत से रूप हैं आपकी अंधी सोच की पैदावार, जो अंदर के बिला वजह के खौफ और वो अंदर बिठा रखे हैं ना लोगों ने हमारी कम्युनिटी को लेके, और बिला वजह की चीज़ें बिठा रखी हैं, वो जिसको आप कभी भी अपने अंदर से नहीं निकालना चाहते, कभी समझना ही नहीं चाहते कि हम लोग ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं, हमारे माँ बाप किस तकलीफ़ से गुजरते हैं और ये सिविल सोसाइटी हमारे साथ क्या क्या करती है। नहीं करते, नहीं करते आप लोग। कभी सोचा है कि मैं आपकी जगह और आप मेरी जगह होते तो ज़िंदगी का रुख कैसा होता? इस ट्रांसजेंडर एक्ट के अंदर 2018 के अंदर इनहेरिटेंस राइट्स, विरासत का हक, ठीक है, दिया ट्रांसजेंडर पर्सन को, लेकिन वो रियल में कहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ? क्या किसी ने पूछा है कि प्रोटेक्शन एक्ट 2018 आने के बाद क्या जिंदगियां बेहतर हुई हैं? नहीं। आए दिन ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के मर्डर, सबसे ज़्यादा मर्डर जो उनसे वो तो KPK के एरिया में हो रहे, 73%। पाकिस्तान भी 73 साल का हो गया और वहाँ पे कत्ल की तादाद भी 73 साल हो गई, 73 हो गई है। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर और ऐसा कोई इलाका नहीं बचा जहाँ पे ट्रांसजेंडर को कत्ल करके फ़ख्र महसूस ना किया जाए। पैदाइश से लेकर मौत तक महरूमी का एक सफ़र है हमारी ज़िंदगी। कभी बैठ के खामोशी में इस तकलीफ़ को महसूस करके देखें कि जब लोग मेरे होने पे मुझसे ही सवाल करते हैं कि मैं हूँ क्यों, तो किस अज़ियत से गुज़रती हूँ मैं, कभी इसको महसूस करके देखें। लेकिन अगर ऐसा हो कि मेरा रब मुझे दोबारा दुनिया में भेजे और वो मुझे ये कहे कि जाओ अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी जियो, जो चाहे जिस तरह चाहे, तो आप यकीन करें मैं कभी मर्द और औरत बनने की ख्वाहिश ना करूं। मैं फिर भी यही ख्वाहिश करूं कि मैं एक ट्रांसजेंडर, एक हिजड़ा, एक ख्वाजासरा, एक सनखा, एक छक्का, मामू, कसरी, व्हाटएवर, जो आपके दिए हुए मोहब्बत भरे नाम है, उसी पहचान के साथ दुनिया में
आप मुझे अजियत तकलीफ़ देके हंसें और मैं आपकी दी हुई तकलीफ़ पे मुस्कुराऊं। लाखों करोड़ों शिकवे, बहुत से ऐसे भी हैं जिनको बयान करते बहुत तकलीफ़ होती है। लेकिन सोचती हूँ कि जब बेहिस माशरा और बेकद्र लोगों से अपनी तकलीफ़ बयान करूँगी तो कितना मुश्किल होगा ज़िंदगी को से। आज मुझसे जब राब्ता किया गया कि मुझे एक इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाना है और अपने बारे में बात करनी है, तो मैंने सोचा कि ज़िंदगी में तो तल्खी है सब कुछ, ऐसी कौन सी बात है जो आपके साथ शेयर करूं? क्या ये शेयर करूं कि मेरा बचपन घर की दुत्कार पिटकार में गुजरा है, या ये शेयर करूं कि जब मैंने पहली दफ़ा घर से बाहर कदम रखा और होश संभाला तो मैंने क्या क्या चीज़ों का सामना किया है, या ये शेयर करूं कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जो मेरे साथ बिहेव किया जाता था वो क्या है, या ये शेयर करूं कि कारी सब मेरे साथ क्या करना चाहते थे और किस कर्ब से मैं गुजरी। क्या सुनेंगे आप? रिश्तेदारों की हुई ज़्यादतियाँ, सोसाइटी का इग्नोर बिहेवियर, टीचर्स की तरफ से होने वाली राइट वायलेशन, क्लास फेलोज की तरफ से रिजेक्शन, या इसे नाम निहात पढ़े लिखे माशरे की तरफ से दी गई जिल्लत। लोग सवाल करते हैं कि बबली, आपके लोग काम क्यों नहीं करते, सिर्फ भीख मांगते हैं, सेक्स वर्क करते हैं, नाश्ते खाते हैं। आप मुझे ये बताइए कि जिन लोगों को एक अंधेरे कुएं में छोड़ के ऊंची तवील दीवारें उनकी चारों तरफ आपने खींच दी और उन्हें ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि उनका इज़्ज़त और रिस्पेक्टेबल वे में किसी भी बरसे रोज़गार पे होना नामुमकिन है, तो वो किस तरह ज़िंदगी को गुजारते हैं और कैसे सर्वाइव करते हैं। 73 साल में पहली दफ़ा तो आपने हमारे राइट की बात की है और हमसे सवाल करते हैं कि हम ज़िंदगी ऐसे क्यों गुजारते हैं। ज़रूर सवाल कीजिए, लेकिन ज़रा ठहर के सोच कर कि जो आपके सवालों की बौछार मुझे ज़ख्म दे सकती है, शायद मेरा वो जवाब आपको सोचने पे और तकलीफ़ बर्दाश्त करने पे मजबूर करता है। ये चीज़ें ऐसे ही नहीं बनती, ये ज़िंदगी ऐसे नहीं बनती। वो एक शेर है ना जिसका एक मिसरा है, कभी इनके दर कभी उनके दर, कभी दर बदर कभी खाक बसर, ए गम ज़िंदगी तेरा शुक्रिया, तूने क्या से क्या बना दिया। तो शुक्रिया आपका जो आपकी चुपती बातें, आपकी खामोश निगाहें और आपका खालीपन आपके अंदर के हिजड़े को आपकी ज़ुबान पे ले आता है और आप मेरी ज़ात पे हंसते हैं। वैसे सुना तो ये भी है कि तन के हिजड़े से मन का हिजड़ा ज़्यादा बुज़दिल होता है। अब मैं तो हूँ तन से हिजड़ा और मन से हिजड़ा बताइएगा कौन है? कौन है मन से हिजड़ा? बताइएगा। शुक्रिया। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.